हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका स्वागत है पीएस स्टडी क्लासेस में। आज हम मैथ के एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, ये है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। ये एग्जाम 5 मार्च से चालू है। इसको और एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, यानी कि पीवाईक्यू है, वो क्वेश्चन कराएंगे। धीरे धीरे करके जो ग्रुप डी में क्वेश्चन आप आंसर किया आ गई है, उसके क्वेश्चन भी कराएंगे। तो आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। जहां भी समझ में ना आए, आपका कोई डाउट हो, कमेंट में करें, कमेंट बॉक्स में करें। आप उसके पीछे आपको लिंक में एक टेलीग्राम होगा, उसमें आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया होगा, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन नहीं है, इसको क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। जैसे कह रहा है कि 25 का 25% किसके बराबर है। मेरा ये क्वेश्चन लेने का उद्देश्य क्या है और मैं क्वेश्चन क्यों लिया हूँ ये भी बता दूं। देखने में तो सरल है, लेकिन इसके ऑप्शन क्लोज हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको भी पता होगा कि परसेंटेज का मतलब होता है, यानी कि जो परसेंटेज है इसका मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। 1/100 कह दें, या फिर इसको मैं 0.01 भी बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, बोल सकता हूँ ना। अब देखो सवाल कह रहा है कि 25% का 25% किसके बराबर है। तो 25% का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100। तो अगर मैं एकदम बेसिक से करूँ तो 25 बटा क्या हो जाएगा, 25/100 का 25%, यानी कि 25/100 हुआ कि ना हुआ, हो गया। अब मैं ऊपर ऊपर अगर गुणा करा, एकदम बेसिक से हल कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, 625 बटा कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो, यानी कि 4 जीरो हो जाएंगे। अब अगर इसमें भाग दूं, देखो यहाँ 4 है लेकिन यहाँ ऊपर 3, जब भी ऐसे भाग दूंगा तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 0 यानी कितना हो जाएगा, जी 10 दशमलव हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कुछ सवाल होते हैं जो बेसिक से ज़्यादा हल करने पर ज़्यादा ही सही रहते हैं, इसको एकदम बेसिक से आप लोग हल कर सकते हैं। ये सवाल अब देखो, एकदम ऑप्शन ए भी देखो, बी भी, कितना, अगर मान लो गलती से अगर तुम ध्यान नहीं देते, मान लो अगर हो जाता है, कोई भी होगा, ध्यान नहीं देते, अगर यहाँ तुम 0.625 अगर क्लिक कर देते तो गलत हो जाता। तो आप सबको यही बात को क्या करना है, ध्यान देना है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपने देखा ये वाला क्वेश्चन जैसे देखा आपने, तो आप सबके दिमाग में कि हल कैसे करना। ये क्वेश्चन मेरा नहीं, ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई के द्वारा, एसआई से ही हर शिफ्ट में पूछा गया था, और ये तब से ट्रेंडिंग में है। इसका हल क्या करना है, देखो सवाल क्या मतलब हल कैसे करना। देखो ये जो दिया है x बराबर कितना दिया है, x बराबर दिया है, यानी कि x बराबर दिया है 69 की पावर 0.07 दिया है। अब y बराबर, पहले मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि आपको समझ में आज एकदम क्लियर। ये है 69.0, यानी कि 6 और 7। अब देखो x की जगह मैं अगर यहाँ रखूँ तो 69 की घाते 0.7 की गुणा हो जाएगा, z बराबर y की जगह कितना रख दें, y की जगह रख दे 69 घाते 0.7, पूरे के घाते क्या हो जाएगा, 7 है ना, तो पूरे घाते हो जाएगा 7। ये देखो यहाँ क्या है, आधार समान है, जब आधार समान है तो ये वाला आधार से ये वाला आधार कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 0.07, जेड बराबर हो जाएगा क्या, 0.7 का 0.7 का क्या हो जाएगा, होल ऑफ, यहाँ क्या है 67, सॉरी, तो ये हो जाएगा क्या, 67 घाते क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जैसे मैं इसको z बराबर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि 6 7 की पावर क्या हो जाएगा, 7 भागे क्या हो जाएगा, भागे हो जाएगा 0। ये आप इस तरह से भाग देंगे, तो ऊपर वाले को इस तरह से भाग देंगे तो z बराबर हमारा क्या आ जाएगा, z बराबर जो ऊपर लिखा है उसको हम कैसे गुणा कर सकते हैं, यानी कर देंगे, देखो 2 अंक के बाद ये, तो 2 अंक के बाद ये भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 67 गुणा 7/7, ये 7 से 7 कट जाएगा, तो z बराबर क्या आ जाएगा, z बराबर हमारा 7 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा आंसर हो जाएगा। अभी इसलिए थोड़ा
धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ कि आपको एकदम कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। इसमें कुछ नहीं करना, इसको आपको आधार बराबर करना होता है, यानी बेस बराबर करने होते हैं, उसके बाद आप हल कर लेंगे। अब देखो ये है विभाज्यता का नियम। अब ये सवाल है तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 11 का विभाज्यता का नियम कहता है कि एकांतर योगों का मतलब, जैसे मैं लिख दूं, जैसे मैं एक सवाल लिख दूं 3 4 5 6, एकांतर ऐसे हो जैसे ये वाला एक को छोड़ के एक, ये इनका या तो योग क्या हो जाए 11 से कट जाए, या तो इनका जो क्या है 0। जैसे इसका क्या हुआ 5 3 8, ये क्या हुआ 6 4 10। अगर इनका अंतर भी ले जाएगा तो 2, तो ये वाली जो संख्या है ये 11 से विभाज्य नहीं है। अगर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको मतलब डाउट हो तो कर सकते हैं। 11 दिया 33, एक बचा, ये 15 हुआ, 11 हुआ, अब कितना बचा 4, ये मतलब 11 से विभाज्य नहीं है। पहले हम 11 का विभाज्य सवाल पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कि पहले एक बार ये वाला आंसर इसका निकाल लें, फिर उसके बाद हम हल करते हैं, मतलब और विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। सबसे जैसे सवाल क्या है, ये है 45 9 0 3 9। 11 विभाज्यता का नियम कहता है एक छोड़ के एक। देखो एकांतर क्रम में 9 4 13, 13 3 16, कितना हुआ 16। इसके बाद यहाँ से गिन लेते हैं कितना हुआ 0 5 और 9 5 क्या हुआ 14। तो कह रहा है कितना हुआ 14। वो कह रहा है कि 6 अंकों वाली सबसे छोटी इकाई संख्या में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर मैं इसमें क्या जोड़ दूं, 2 जोड़ दूं तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। किससे, 11 से विभाजित हो जाएगी। देखना चाहिए इसमें, अगर मैं एक बार बेसिक से बताऊं जोड़ के आपको, तो 45 9 0 3 9 में अगर इसमें मैं 2 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 9 2 11, ये हुआ 4, ये हुआ 0, ये हुआ 9, ये हुआ 45। अब ये 11 से विभाज्य है। अब इनका अंतर 2 आया, अब वो कह ही रहा क्या जोड़ें, तो 2 जोड़ दें। अब 11 से भाग दे लें, अगर मैं 11 से इसका भाग दूंगा तो ये किससे विभाज्य हो जाएगी, मतलब 11 से पता चल जाएगा 11 से विभाज्य है कि नहीं। अब आपको करना क्या है कि मतलब आपको क्या करना, मतलब इसमें एकांतर क्रम, ये जो एकांतर क्रम होता है उसका या तो योग जो आए, मतलब जो भी आए वो 11 से विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए 11 से विभाज्य, तो ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य, इसका मतलब आंसर हमारा 2 सही है। अगर अब 11 के विभाज्यता का नियम ये कहता क्या है, तो 11 के विभाज्यता का नियम यही बताता है कि जो एकांतर क्रम होता है, जैसे मैंने एकांतर क्रम लिया, ये इनका जो अंतर आए वो भी 11 से विभाज्य हो। यदि मैं इनका अंतर 11 से, मतलब जो भी अंतर आए 11 से विभाज्य हो। अगर मैं इनको जोड़ दूं, कुछ भी करूं तो 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको एकांतर क्रम में ध्यान देना है। उसके बाद अगर और मैं कुछ विभाज्यता के नियम की बात करूं, थोड़ा इसको डिलीट मान ले। उसके बाद अगर मैं कुछ और विभाज्यता के नियम की बात करूं, जैसे मैं अगर विभाज्यता के नियम की बात करूं, 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि लास्ट के जो डिजिट होगा, जैसे मान लो पूरी संख्या लिखी है 2 3 4 8, जो लास्ट का होगा वो 2 से विभाज्य होना चाहिए, तो अब 2 से विभाज्य है। अगर 4 का विभाज्यता का नियम कहता है, जैसे 2 की पावर कितना 2, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के पीछे के 2 डिजिट अगर विभाज्य हैं तो वो 4 से विभाज्यता का नियम होगा। वहीं अगर 8 की बात करें तो 8 क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो अगर पीछे के 3 अंक, यानी मान लो ABC करके पीछे के 3 अंक यदि विभाज्य हैं 2 से, तो 8 से विभाज्यता का नियम होगा। वहीं बात करें अब 16 का क्या कर देंगे, अगर अब 16 का पूछेगा 2 की पावर 4, यानी कि पीछे के अगर 4 अंक विभाजित होंगे तो भी 16 से विभाज्य होगा। यानी कि जब 2 का पूछे कि कौन संख्या 4 से विभाजित, तो पीछे के 2 डिजिट चेक करेंगे। अगर 8 का पूछेगा तो पीछे के 3 डिजिट चेक करेंगे। अगर 16 का पूछेगा तो पीछे के 4 डिजिट को चेक करेंगे 16 से विभाज्य है कि नहीं। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि सभी संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। मान लो ABC 3 संख्याएं हैं, इनका योग यदि 3 से विभाज्य है, मान लो अगर कोई मैं संख्या ले लूँ 9 6 15 3 18, मान लो कोई संख्या ये दे, अब ये पूछे कि 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो 3 से विभाज्य, क्योंकि इन सभी संख्याओं का योग कितना हुआ 18, 18 का भाग 3 से दिया तो क्या हमारा ये 3 से विभाज्य, यानी कि सभी संख्याओं का योग यदि 3 से विभाज्य है तो 3 का विभाज्यता का नियम कहता है। अगर बात करें वहीं क्या 9 का नियम भी यही कहता है कि अगर सभी संख्याओं, जैसे मान लो कोई संख्या ABCD करके दी हुई है, ये सभी संख्याओं का योग 9 से विभाज्य है, तब भी 9 विभाज्यता का नियम कहता है। अब वहीं बात करें अगर 11 का,
11 का नियम क्या कहता है, अगर मान लो कोई एकांत संख्या दी ए बी सी डी, इनका हम एकांतर क्रम देखें, जैसे ए के बाद सी, बी के बाद डी। जैसे मान लो ए सी हुआ, यहाँ क्या हुआ ए सी हुआ, यहाँ क्या हुआ बी प्लस डी हुआ। यदि इनका दोनों का अंतर करें तो वो अगर 11, अगर वो अंतर क्या हो 11 से विभाज्य हो तो वो हमारा 11 के भाज्यता का नियम हो गया। अब जो भी भाज्यता के नियम बचे हुए हैं वो अगले ऐसी तरह से जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो भी क्वेश्चन आएगा वहाँ हम आपको ऐसे रिवाइज कराता रहूँगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये है मतलब है परसेंटेज क्वेश्चन, एक पॉपुलेशन वाला सवाल है गांव की जनसंख्या से। क्या रहा है कि पहले वर्ष, अब देखो सवाल को पहले सबसे पहले सवाल को करना क्या होता है कि पूरी तरह से हमको एक धीरे धीरे क्या करना रीड करना होता है। कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी, तो पहले वर्ष यह 15% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है, तो 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या है। 2 वर्षों के बाद, ये जरूर ध्यान देना कि 2 वर्षों के बाद, 2 वर्ष पहले, ये सब जरूर आपको ध्यान देना है कि सवाल गलत हो जाएगा। पहले वर्ष कितने प्रतिशत बढ़ी है, 15%। आपको बता दूं कि 15% का मतलब क्या होता है। 15% अगर एकदम बेसिक से देखें तो आप लिख सकते हैं 15/100, तो अगर काटे 5 दिए 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 3 बटा क्या होता है 20 होता है। ये आपको याद होना चाहिए। 15% बढ़ी यानी कि नीचे वाला बताता क्या ओरिजिनल वैल्यू, यानी क्या बताता कि ओरिजिनल वैल्यू पहली अगर 20 थी तो बढ़कर कितनी हो गई, कितनी बढ़ी 3, तो कितनी हो जाएगी, यानी अगर यहाँ देखें तो 20 से बढ़कर कितनी हो गई 23 हो गई। उसी तरह अगर 20% का देखें तो इसका मतलब होता है 1/5। पहले अगर अब एक कितनी बढ़ी 1, 5 अगर अगर पहले क्या थी 5, तो अब बढ़कर कितनी हो गई 6। ये आपको क्या करना है रेशियो बनाना। अब यहाँ से अगर क्या करें, ये कितनी हो जाएगी 20×5 100, ये हो जाएगा 36 18 की 8 और 6 दूनी 12 1 13। अब कह रहा है कि 2 वर्षों के बाद मुझे क्या करना है कि 2 वर्षों के बाद पूछा है, तो ये वाला सवाल पूछा 2 वर्षों के बाद मुझे ये ज्ञात करना है। अब मैं ये देख लूँ ये वाली वैल्यू कितनी दी गई है, ये वैल्यू दी गई है 1,30,000। अगर मैं इससे गुणा करा दूं, अगर मैं इससे गुणा करा दूं तो ये 2 जीरो से कट जाएगी। इसमें मुझे गुणा कितने कराना है, मुझे इससे गुणा कराना है 1300 का। अब मैं देख रहा हूं कि इसमें 13 पल का मल्टीपल है, जो भी ऑप्शन होगा वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए और लास्ट में कितने डिजिट होना चाहिए 2 जीरो होना चाहिए, केवल 2। तो देखो इसमें कितने लास्ट में पीछे हैं 3, ये वाला ऑप्शन हट गया। अब मैं चेक करता हूँ 13 से कौन डिजिट, क्योंकि यहाँ 13 गुणा कराना है। अब ये वाला ऑप्शन है इसको मैं 13 से गुणा कराता हूँ। देखो 13 एक कम, देखो इसको कराऊं अगर 13 एक कम 13, अब कितना बचा, इसमें बचा 4, ये कितना हुआ 13 दूनी 26, 13 तीय 39, यहाँ कितना बचा मतलब 10, अब 13 अट्ठे कितना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, देखो 10 बचा ना, 10 के बाद 4, 13 अट्ठे 6, मतलब इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 नंबर सही है। आपको पूरा गुणा नहीं कराना, आपको यहाँ देखना है कि 13 से कौन सा मल्टीपल है। आया समझ में। जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है, रेशियो से पूरा सवाल हल कर लेना है। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अब ये सवाल टेक्नीशियन ने पूछा, सब मतलब PYQ क्वेश्चन है रेलवे के, लेकिन ये जहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं वो कुछ में लिखा है कुछ में नहीं लिखा। अब ये देखो देखने में सरल है लेकिन ये गलत हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, सबसे पहले कह रहा है एक का 30%। अब पता है आपको कैसे लिखेंगे, एकदम बेसिक से 30/100, लेकिन ये सब नहीं करना, लेकिन अब बेसिक से बता रहा हूँ इसलिए, नहीं तो इनका डायरेक्ट आपको वैल्यू पता होना चाहिए का 45%। ये हो गया एकदम बेसिक से, ऐसे लिखेंगे। अब आपको करना क्या है, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो खत्म। अब क्या करेंगे 25 चौको क्या कर देंगे 100, यहाँ से काट देंगे 5 दूनी 10 और 5 नैया 45, तो ऊपर हो जाएगा 9 तिया 27 बटे कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। ये आपका हुआ कि नहीं हुआ। अब देखियो 800 का भाग देंगे, 800 को जब भाग देंगे तो ये लगभग कितना आएगा, ये आएगा 0.333375 करके आएगा, यानी कि जो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये आ जाएगा। अब ये सवाल बताने का, अब जैसे भाग देंगे आपको क्या करना, भाग दें, देखो इसमें भाग डायरेक्ट आप सीधे एकदम धीरे से देंगे तभी आंसर आएगा, ये ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब देखो ये कह रहा है, इस सवाल जब ये सवाल पहले आया था RPF SI में, इसका ये जो है ना RPF SI में ये सवाल आया था, तो पहली बार आया था। आपको पूरा पढ़ना है कुछ नहीं, केवल इसकी भाषा बड़ी है, बाकी सरल है। देखो पढ़ो,
एक व्यक्ति एक दृश्य बिंदु तक जाता है और अपनी कार से स्थिर चलाए बनाए रखते हुए प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। इस प्रकार उसे कुल 6 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। यानी एक व्यक्ति जो है दृश्य बिंदु तक जाता है और अपनी कार से स्थिर चाल बनाए रखते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटता है। यानी मैं कह दूं कि पैदल जाता है और कार से आता है तो उसे कुल मिलाकर कितना समय लगता है, 6 घंटा 15 मिनट उसे समय लगता है। अब कह रहा है यदि उसे दोनों तरफ गाड़ी चलाकर, मैं कह दूं कि दोनों तरफ कार से आता है तो 2 घंटे का लाभ होता है। कितने घंटे का लाभ होता है, 2 घंटे का लाभ होता है। तो इसका मतलब हुआ उसे समय लाभ हुआ, 2 घंटे का लाभ हुआ, इसका मतलब उसे 4 घंटा कितने मिनट का समय बच गया, 4 घंटा 15 मिनट का। अगर अब मैं ऊपर, अब 2C है, अब मुझे क्या निकालना कि चाल से दोनों तरफ, यदि कह रहा है कि समान चलने की चाल दोनों तरफ चलने में उसे कितना समय लगेगा, यानी पैदल। अगर इसमें मैं 2 गुणा करा दूं, कितने गुणा करा दूं, 2 का गुणा करा दूं तो ये 2 कार से 2 कार कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 15 दूनी 30। अब देखो 6 दूनी 12, सॉरी 12 हो जाएगा, 12 30 में अगर 4 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 घंटा 15 मिनट हमारा क्या आ जाएगा, पी का मान सॉरी 4 घंटा कितना आ जाएगा, दोनों तरफ से कह रहा है ना, दोनों तरफ से कह रहा है तो ये मतलब कि 2P का मान 8 घंटा 15 मिनट आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ये सवाल ऐसे करना है। अब देखो कह रहा है कि एक घन का आयतन 29,791 क्यूब में है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको पहले से इसका फार्मूला पता होना चाहिए। घन जो होता है इसका अगर बात करें, क्यूब जो होता है ए क्यूब होता है। अगर इसका बताएं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4a² होता है। इन टोटल सरफेस एरिया इतना, इसका जो आयतन की बात करें इतना होता है। अगर बात करें कर्व सरफेस एरिया, ये होता है किसका, ये होता है 4a²। अगर इसका विकर्ण की बात करें तो ये होता है a√3। अब देखो ए क्यूब का मान दिया है, ए क्यूब का मान कितना दिया है, ये दिया है 29,791। अब आपको क्यूब 1 से लेके 30 तक याद होना चाहिए कि क्यूब किसका है। तो ये क्यूब किसका है, अब आपको ऐसे याद नहीं है तो कैसे क्या कर सकते हैं, इसको निकालना पड़ेगा। तो ये लास्ट में क्या है, लास्ट में एक है 41 के आसपास होना चाहिए, 41 या 29 के आसपास। यानी कि इसका 29 से, यानी 29 थोड़ा ज़्यादा 31 की, यानी कि अगर ये किसका क्यूब है, ए क्यूब बराबर हो जाएगा किसका है, ये है 31 का क्यूब। तो ये कट जाएगा तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। अब जैसे क्यूब तुरंत ज्ञात हुआ, अगर अब आपको ये भी नहीं पता कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है तो जो भी ऑप्शन होगा वो 31 का मल्टीपल होगा। लेकिन आपको अगर फार्मूला पता है तब भी बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, 6 गुणा 31 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 961। 6 का गुणा कराएंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 6 डिजिट आएगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया। ये देखो आपको अगर बात करें यहीं घनाभ की बात करें, और देखो अगर मैं यहीं घनाभ की बात करूं, किसकी बात करूं, घनाभ की बात करूं, तो घनाभ का अगर बात करें कि घनाभ का आयतन क्या होता है, तो इसका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसकी बात करें अगर टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 2 प्लस का LB प्लस का BH प्लस का क्या होता है LH। आपको देखो आज ये सवाल एक ठो है लेकिन इसमें इतना सारा फार्मूला मिल गया, आप सबको यही तो सीखने को मिलेगा सवाल हल कैसे करना। अब जैसे मान लो यहाँ 31 आ गया, अब आप फार्मूला लगाते, लेकिन मैंने कहा कि 31 का मल्टीपल ढूंढ लेना, ये आप सबको यही तो काम देता है एग्जाम में। अब देखो ये सवाल है किसका, ये सवाल है क्रयमूल और विक्रयमूल का। इस सवाल में अगर किसी ने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे। अपने वास्तविक विक्रय मूल्य के, यानी कि जो इसका विक्रय मूल्य है वो कितना दिया गया, 4/10। इसका मैं हल करने का तरीका आपको मस्त बताने वाला हूँ। वस्तु बेचकर निर्भय 17% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है, इसको 17% की हानि होती है। यदि इसे अपने वास्तविक विक्रय मूल्य का वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता तो कितने रुपए का लाभ या हानि होता।
अब यदि मैं कहूँ, मैं क्या बताऊँ कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है, ये क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू। यानी मैं कह दूं कि 10 रुपये इसका वास्तविक विक्रय मूल्य था, लेकिन ये 10 रुपये वास्तविक विक्रय मूल्य था, लेकिन 10 रुपये वास्तविक विक्रय मूल्य न बेचकर उसने कितने बेचा, 4 रुपये में बेचा। अगर बताओ इसके पाछे मैं एक जीरो बढ़ा दूं, इसके पाछे भी एक जीरो बढ़ा दूं, मान लो ये कितना हुआ, इसके पाछे बढ़ाया तो ये 100 हो गया। अगर इसके पीछे एक जीरो और बढ़ा दूं, इसके पीछे एक जीरो, तो ये 1000 हो जाएगा। यानी मैं कह दूं कि जो वास्तविक, यानी कह दूं कि जो वास्तविक विक्रय मूल्य था, वास्तविक विक्रय मूल्य कितना था, 1000 रुपये। लेकिन जब वो विक्रय मूल्य यानी कि 400 रुपये में बेचता है, कितने रुपए में बेचता है, 400 रुपये में बेचता है, तो उसे 17% की हानि होती है। यानी कि 17% की हानि का मतलब हुआ 100 माइनस का 17। अब वो कह रहा है कि यदि अपने वास्तविक विक्रय मूल्य का 88% में बेचे, तो वास्तविक विक्रय मूल्य तो कितना, 1000 रुपया। 1000 का 1000 एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट बता देता, लेकिन 88%, इसके नीचे 2 जीरो आएंगे, ये हो जाएगा, कट जाएगा, कितना हो जाएगा। यानी वो कह रहा है कि जब वास्तविक विक्रय मूल्य का 88% में बेचे, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ये आपसे हल करना है, ये आपको हल करना है। अब देखो इसमें 100 में पहले कितना घटा, तो 20, तो 80 हुआ, लेकिन 80 नहीं घटाना, कितना घटाना, 17, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400/83 बराबर 880/100 प्लस का ये हो जाएगा। अब देखो मैं इसको यहाँ हल कर लेते हैं। अब आपको करना क्या है, देखो ये 4 से काट दो, 4 एकम 4 बटा 83 बराबर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा कितना, 100 प्लस का प्लस माइनस। अब देखो एक जीरो से एक जीरो काट दो, अब इसका गुणा कराओ, इसका गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10p प्लस का 1000 बराबर इसका 83 गुणा 22, 83 गुणा 22 कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 83 गुणा जब 22 कराएंगे तो ये हो जाएगा 1826, कितना हो जाएगा, 1826। अब 10p बराबर हो जाएगा, 1000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 826। तो अब p बराबर हो जाएगा 82.6 का क्या हुआ, लाभ हुआ। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ तब इतना टाइम लग रहा है, अगर मैं हल करता तो डायरेक्ट मैं यहीं पकड़ लेता, लेकिन हल करने का तरीका यही है, जब भी ऐसा सवाल आए तो नीचे 2 जीरो बढ़ा लेना, वहाँ 2 ऊपर जो जीरो बढ़ा लेना, और ऐसे धीरे धीरे करके हल कर लेना। ये सबसे बेस्ट तरीका है हल करने का। जहाँ समझ में ना आए तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को दोबारा पॉज करके देखें, क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, तो आप 2 गुणे की स्पीड में देख लीजिएगा। अब देखो कह रहा है कि 976 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 3.5 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि पूछा किस में, किलोमीटर घंटा में कि मीटर प्रति सेकंड में। क्या होता है कि हम जल्दबाजी में नहीं देखते और आंसर हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये देखो कह रहा है कि जो 976 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 3.5 किलोमीटर घंटा से चल रहे एक व्यक्ति को, तो अब व्यक्ति की जो लंबाई है, अगर मैं यहाँ से चल रहे 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल विपरीत दिशा में पूछ रहा है, तो विपरीत दिशा का मतलब हुआ कि इनकी चाल आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ट्रेन की चाल आपस में ऐड हो जाएगी, यहाँ ऐड कर दो गुणा। अब ये देखो कितना हुआ, ये दिया गया है, ये मान लो कि ये 976 मीटर में, इसको अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव का 976 बटे ये 18 सेकेंड है। 18 सेकेंड को अगर मैं घंटा में बदलूंगा, अगर ये भी नहीं करना तो एकदम, अगर शुरू से यहाँ पे कर लेते हैं, रुक जाओ थोड़ा होता तो देखो, अगर ऐसे भी कर लें तब भी सही है कि 3.5 प्लस ट्रेन की स्पीड ज्ञात करनी है, इसको यहाँ 5/18 से गुणा करा लें बराबर 976/18। तो ये 18 से 18 कैंसिल, गुणा करा दें, 3 5 15, 5 5 25, 5 2 17.5 प्लस का 5t बराबर 976। यहाँ से करें कि 5t बराबर, घटा दें, कितना घटा दें,
976 माइनस 17.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 58.5। इसमें भाग देंगे किसका, 5 का, दे ले भाग, 5 एकम 5, 4 जाएगा तो 5 नहीं है, देख 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना जाएगा, 5 नहीं है 45। अब ऑप्शन में देखते जाएं, फिर 5 नहीं 45 हुआ, यहाँ कितना हो, अब फिर 5 एकम 5 यानी कि 191 दशमलव। अभी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आया समझ में? ऐसे आपको क्या करना है, हल करना है प्यारे बच्चे, समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है कि सेल के दौरान राघव को 12 रुपए अंकित एक नोटबुक 25% की छूट और 75 रुपए अंकित पेन में 20% की छूट खरीदता है तो सेल के कारण कितने रुपए की बचत करता है। अब ये अंकित मूल्य वाला सवाल कह रहा है कि राघव का जो अंकित मूल्य है यानी कि जो मार्क प्राइस है, वो मार्क प्राइस कितने रुपया है, 12 रुपये के उसमें 25% की छूट देता है। अब 25% का पता होना चाहिए, 1/4 होता है, यानी कि अगर वो कितने परसेंट की छूट, 4 के समान में 1 की छूट तो कितना दे दिया, 3/4। अब वो कह रहा है इसमें तो देखो ये कितना हुआ, 12 तिया काट दो, 4 तिया 12 यानी कि 3, देखो 4 तिया 12 3 आएगा तो कितने रुपए, 9 रुपया। जब वो 12 यानी कि 25% की छूट देता है तो 12 का सामान 9 रुपए में, तो कितने रुपए का मतलब छूट मिला उसको, 3 रुपए की छूट मिला। यहाँ अगर बात करें 75 में 20% मतलब होता है 1/5, 1 की छूट दिया तो कितना का हुआ, 4/5। यहाँ करेंगे तो 5 एकम 5 2 यानी कि 5 पना 25, 15 चौको 60, यानी कि 75 का सामान जब 60 रुपए में मिला तो कितने रुपए की छूट मिली उसको, 15 रुपए की छूट मिली, 15 रुपए की छूट। अब देखो पहले में 3 रुपए, इसमें 15 रुपए, तो कितना मिला के हो जाएगा, 18 रुपए। समझ में आया? ये एकदम बेसिक से, अगर डायरेक्ट करते तब भी हल हो जाता। समझ में आया? इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखो कह रहा है सूरज नाव धारक के प्रतिकूल 39 घंटे में 598 किलोमीटर की दूरी तय करता है और धारक के अनुकूल 12 घंटे में तय करता है। तो धारक की चाल यानी कि क्या कह रहा है, धारक की चाल यानी कि स्ट्रीम की हमको मतलब चाल ज्ञात करनी, ये हुआ। अब इसमें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें दूरी क्या है, कांस्टेंट है, दूरी क्या है, नियत है, यानी कि क्या है, कांस्टेंट है। जब भी दूरी कांस्टेंट होती है तो इसके मतलब लगाने का तरीका क्या होता है मेरे पास है, जब भी दूरी मतलब क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तब लगाने का तरीका है, जब आपको क्या धारा की चाल निकालना हो, जब भी आप धारा की चाल यानी क्या निकालना हो, एस निकालना, धारा की चाल निकालना हो तो क्या करेंगे, d/2 क्या करेंगे, T1 माइनस का T2 गुणे T1 गुणा T2। जब भी धारा की चाल निकालना हो, अगर बोट की निकालना होता, बोट की, तो क्या करते यहाँ d/2 यहाँ करते T1 प्लस का T2 बटे क्या कर देते, T1 गुणा T2। समझ में आया? ये तो हुआ जब आपको दूरी क्या हो, नियत हो। जब आपको क्या निकालना हो, इसमें निकालना हो क्या, जब उसकी धारा की चाल निकालना हो, इसमें धारा की चाल, जब बोट की चाल, तो ये दोनों फार्मूला होते हैं। अब मुझे पता है कि जब दूरी चाल रेशियो से भी आ जाएगा, लेकिन रेशियो से आप भूल जाएंगे, इसलिए आप ये दोनों फार्मूला याद कर रखेंगे। जब भी हमें क्या निकालना हो, धारा की चाल, तो यहाँ माइनस का चिन्ह होगा, और जब हमें नाव की चाल निकालना होगा तो प्लस का होगा। अब इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले इसको हटा देते, फिर मैं आपको हल करके बताता। अभी मैं सूत्र क्या बताया, हमको क्या निकालना, स्ट्रीम की, तो क्या करेंगे d/2 यहाँ करेंगे T1 माइनस T2, क्योंकि हमें धारा की चाल ज्ञात करेंगे, यहाँ क्या कर देंगे T1 गुणा T2। अब सवाल में हम रखते चले जाएंगे, दूरी कितनी है 598/2, घटा देंगे, घटा देते हैं 39, यानी कितना हो जाएगा, 9 में 2 गई 7 और 3 में गई 2, कितना हो जाएगा, यानी कि 27 गुणा कितना हो जाएगा 39 गुणा 12। अगर हम हल करें तो s बराबर कितना आ जाएगा, s बराबर आ जाएगा कितना, गुणा, अगर हम गुणा करें, अगर काटेंगे नहीं सीधे सीधे गुणा करेंगे, फिर मैं पीछे से मतलब डिजिट अंक ढूंढेंगे,
अगर हम गुणा करें कि कितना होगा, तो ये ऊपर से गुणा कराएंगे तो ये लगभग इतना 16 146 बटा कितना हो जाएगा 16 46 बटा 39 गुणा, अब हम कितना करेंगे 12, तो कितना हो जाएगा 936। अगर अब इसमें हम भाग दें, देखो भाग देंगे तो लगभग 9 दूनी 18 एक बार जाएगा। जैसे एक बार जाएगा तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, जैसे जैसे एक बार जाएगा पूरा भाग देने के बाद जैसे भाग देंगे, पहले हम धीरे से ऑप्शन भी नज़र पूरी हमारी किस में होना चाहिए, ऑप्शन में। जैसे हम भाग देंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आ गया। उसके बाद कितने बार जा रहा है 7 बार, फिर उसके बाद 2 बार के लगभग जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि औसत का सवाल, कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत कितना है 20, यानी कि 8 संख्याओं का औसत कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 160। कह रहा है इन 5 संख्याओं का औसत, पहली 5 संख्याओं कितना हो जाएगा, एक कह रहा है कि पहली 5 संख्याओं सॉरी कितना है 13, तो कितना हो जाएगा 13 पचे 65। कितनी संख्याएं थी 8, कितनी संख्याएं बची 3, तो कह रहा है कि 3 शेष 3 संख्याओं का इसमें घटाएंगे, पहले इसमें 60 घटा दिया, फिर 100 कितना आ जाएगा 95 बटा 3, तो कितना हो जाएगा 3 त्रिकाई 9 3 एकम 3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 31। ये सी नंबर 31.67। समझ में आया। अब औसत का मतलब क्या होता है, अगर मतलब कि समझे कि औसत क्या है, औसत का मतलब होता है सबको बराबर बराबर डिवाइड करना। तो अब देखो 8 संख्याएं हैं, कह दिया कि 8 संख्याओं का औसत 20, यानी कि अगर 8 व्यक्ति हैं सबको 20-20 रुपए देना है, तो टोटल कितना मिला के देंगे 160 रुपया। लेकिन सवाल कह रहा है कि पहले 5 संख्याओं का औसत, यानी कि 5 व्यक्तियों को 13-13 दिया जाएगा, तो कितना दे दिया 5 13 13 65 दे दिया। आज संख्याएं कितनी बच गई 3, औसत कितना था 160, 160 में 165 घटाएंगे तो कितना बचेगा 95। अब 95 जब 3 को बराबर भाग बांटेंगे, क्योंकि औसत का मतलब क्या होता है सबको बराबर बराबर बांटना है, सबको बराबर बराबर देना। जैसे भाग दे 31.67 हमारा क्या आ जाएगा, छोड़ विदा आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद ये सवाल है साधारण भिन्न, इसमें आपको याद रखना है जितने भी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उसके नीचे उतनी संख्याएं लिखनी होती 9 लिखते हैं, जिसमें बार नहीं लगा होता उसके पीछे उतनी 0 लिखते हैं। अब देखो ये है 0.0118, यानी कि इसकी संख्या 1/9, संख्या कितनी 3, कितने बार नहीं लगा 2 में बार नहीं लगा, प्लस इसका देखो 2 में बार लगा, यानी कि 1/2 में बार लगा तो 9, इसमें कितने बार लगा 1/9, यानी अगर देखें यहाँ अगर हम लिख लें तो कितना हो जाएगा, मैंने क्या बताया जितनी संख्या में बार लगा होगा, बार का मतलब ये मैं इसको बार कह रहा हूँ, जितनी संख्या में बार लगा होगा उसके नीचे उतने 9, और जिसमें बार नहीं लगा होगा उतने 0। देखो 1 में बार लगा तो 9, 2 संख्याओं में नहीं लगा तो 0, इसमें प्लस लगाएं, इसमें 2 संख्याएं हैं तो 2 संख्याएं 9 और वहाँ एक्स्ट्रा है ये नहीं, प्लस 1/9, इसमें अगर एलसीएम लेंगे तो 9 डबल 0 करके आ जाएगा।